आई होप आपने अभी तक का बैकलॉग सारा पूरा कर लिया होगा और आपकी सीसैट की जो प्रिपरेशन है अच्छी चल रही होगी, रिवीजन अच्छे से हो रही होगी। आज लॉजिकल रीजनिंग के हम 10 से 11 सवाल यहाँ पे लेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये पैराग्राफ पढ़ के अपनी नोटबुक में डायग्राम और कोड्स बनाने की कोशिश करेंगे और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बना लिया? चलिए। कह रहा है 8 लोग हैं जो एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, STUVWXYZ, और ज़रूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में बैठे हों और वो इक्वी डिस्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, अभी जो मैं ये आपको 10-11 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आपको कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा सीसैट के, कि जब एग्जाम में इस तरीके का थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आता है तो हमारे को कैसे सॉल्व करना होता है। वो कह रहा है सर्कुलर टेबल के अराउंड 8 लोग बैठे हैं। तो अब यहाँ पे एस्पिरेंट कई बार गलती क्या करता है कि सपोज ये सर्कुलर टेबल है, 8 लोगों को बिठाना है, हाँ सर 8 लोगों को बिठा देते हैं, सर 8 लोग बैठ गए। इस तरीके से कभी भी डायग्राम नहीं बनाना है। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है उसने इक्वी डिस्टेंट, मतलब कि डायग्राम हमेशा सिमेट्रिकल होना चाहिए कि एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। अब आप देखिए सब इक्वी डिस्टेंट है और एकदम यूनिफॉर्म डायग्राम लग रहा है, नीट एंड क्लीन डायग्राम लग रहा है। अभी आप इस तरह से बनाओगे कि 6-7 लोग एक तरफ बिठा दिए और फिर एक या दो इधर बिठा दिए, तो उससे आपको कंफ्यूजन होगी और क्वेश्चन भी ठीक से सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहली बात, इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आप डायग्राम बनाओगे हमेशा नीट एंड क्लीन इस तरीके से बनाओगे। अभी नीट एंड क्लीन का ये मतलब नहीं है कि एग्जाम में ही आप कंपास लेगा, स्केल लेगा और उससे बना रहे हो, नहीं। ओनली 2 पीपल फेस टुवर्ड्स द सेंटर, सिर्फ 2 लोग हैं जिनका सेंटर की तरफ फेस है, बाकी सबका फेस जो है वो बाहर की तरफ है। अभी वो जैसे बाबू सोने का लड़ाई हो गई वहां पे कि हमें लाटे पीना है, हमें ये वाली फ्रैपे पीनी है, और फिर लड़ाई हो गई तो कुर्सी पलट के बाहर मुंह करके बैठ गए और 2 का मुंह अंदर की तरफ है। इस तरीके से वो लड़ झगड़ के यहाँ पे बैठे हैं। 2 का फेस सेंटर की तरफ है, अंदर की तरफ, और बाकी 6 का जो है वो बाहर की तरफ है। ठीक है। अब आगे वो क्या बोल रहा है, Y सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ W। अभी इस टाइप की जो पूरी समरी होती है ना, एग्जाम में पैनिकिंग सिचुएशन होती है, एस्पिरेंट वैसे ही बड़ा परेशान होता है, तो वो और घबराने लगता है कि इसे समझ नहीं आ रहा क्या करना है। हमेशा जब भी आपको इस प्रकार का सवाल दिया हुआ हो, कोडिंग कर लिया कीजिए। कोडिंग कैसे, मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से देखेंगे पूरे फोकस से। Y सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ W, इसका मतलब है कि ये W है और W के सेकंड लेफ्ट में Y बैठा है। कोड नंबर 1। कोड नंबर 2, S सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Y। S जो है वो Y के सेकंड लेफ्ट में। कोड नंबर 3, आप पढ़ते रहिए और कोड बनाते रहिए आसान भाषा में, जिससे कि आपको बार बार ये पैराग्राफ रीड ना करना पड़े। अगर आप ये कोडिंग नहीं करेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि आपको बार बार ये पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा और उससे आपका समय खराब होगा और कंफ्यूजन भी होगी। बिना पैराग्राफ को बार बार पढ़े हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे, मैं आपको वो सिखा रहा हूं। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन S एंड Z। S और Z के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। T sits to the immediate right of S। S के immediate right में T है। T is not an immediate neighbor of Y। T जो है वो Y से चिपक के नहीं बैठा है। देखिए मैंने कितनी आसान भाषा में यहाँ पे कोडिंग कर रहा हूँ कि T जो है Y से चिपक के नहीं बैठा, तो T क्रॉस Y, कि ये इसके साथ नहीं बैठा, मेरे को बार बार ये लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। V इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Y। V जो है वो भी Y के साथ नहीं बैठा, लगता है Y बिग बॉस देखता है इसलिए। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ X फेस टुवर्ड्स द सेंटर। X के जो इमीडिएट नेबर हैं, मतलब X के जो दोनों तरफ लोग हैं, ये मैं इसे ऐसे बना देता हूँ क्रॉस को, वरना कहीं X ना लगे, इसको मैंने ऐसे बना दिया कि क्रॉस है ये X है, ये क्रॉस है। X के दोनों तरफ जो लोग हैं वो इनसाइड मूव करके बैठे हैं। क्या लिखा है, उनका फेस टुवर्ड्स द सेंटर है, टुवर्ड्स इनसाइड है। हमने क्या देखा था कि सिर्फ 2 लोगों का फेस जो है वो इनसाइड है, बाकी सबका फेस आउटसाइड है। तो हमें समझ आ गया कि वो कौन 2 लोग हैं जिनका फेस इनसाइड है, वो X के साथ जो चिपक के बैठे हैं उनका। मतलब कि 8 लोगों में हमें ये समझ आ गया कि X का फेस जो है वो आउटसाइड होगा। क्यों?
क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो लोग जिनका फेस इनसाइड होने वाला है वो एक्स के साथ चिपक के बैठे हैं, लेकिन एक्स खुद इनसाइड फेस करके नहीं बैठा है। तो यहां से हमारे को एक हिडन मतलब निकलता है कि एक्स जो है उसका फेस आउटसाइड होगा, उसका फेस इनसाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ दो लोगों का फेस इनसाइड है और वो दो लोग कौन है? जो एक्स के साथ बैठे हैं। ये हमारे कोड्स बन गए। अब डायग्राम बनाते हैं। तो अब सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं और उसमें सिमेट्रिकली 8 सीटें लगा देते हैं। 8 सीटें सिमेट्रिकली बन गई। अब सबसे पहले एक काम करते हैं कि इनको सर्कल में बिठाने से पहले ना थोड़ा एक स्ट्रेट लाइन में बिठाने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि y जो है वो w के सेकंड लेफ्ट में है, ये w है, ये रहा y। y के सेकंड लेफ्ट में s है। देखिए मैं ये स्ट्रेट लाइन में इसलिए बिठा रहा हूं क्योंकि अभी हमारे को श्योरिटी से नहीं पता कि किसका फेस अंदर की तरफ है और किसका फेस बाहर है। और आप ये समझिए यहां पे कि फेस अगर अंदर बाहर होगा तो उससे लेफ्ट और राइट का जो गेम है वो पूरा चेंज हो जाएगा। कैसे? सपोज करिए दो लोग हैं एस और ए, सपोज, और एक केस है यहां पे भी दो लोग बैठे हैं एस और ए। इस केस में अगर एस का फेस अंदर की तरफ है तो ए जो है वो एस के राइट में हो गया। अगर यहां पे एस का फेस बाहर की तरफ है तो ए जो है वो एस के लेफ्ट में हो गया। कहने का मतलब है कि फेस अंदर है कि बाहर है उससे काफी फर्क पड़ता है क्वेश्चन के ऊपर। और इसलिए हमारे को ये देखना जरूरी है पहले कि फेस किसका अंदर है किसका बाहर है, वरना लेफ्ट और राइट जो है वो पूरे तरीके से इंटरचेंज हो जाएगा। तो इसलिए सर्कल में बिठाने से पहले मैं इन्हें एक बार स्ट्रेट लाइन में बिठा के देखता हूं कि क्या इक्वेशन बन रही है। पहले दो कोड्स फुलफिल हो गए। तीसरा, एस की एक जगह छोड़ के जेड बैठा है, एस की एक जगह छोड़ के जेड बैठा है, ठीक है। एस के एकदम राइट में टी बैठा है। अब आप ये समझिए कि टी जो है वो वाई के साथ नहीं बैठा। आप एक बार को टी को यहां पे बिठा सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में दिया टी वाई के साथ नहीं बैठेगा, तो मतलब कि एस का राइट जो है वो ये हो गया, ठीक है। अब वी जो है वो वाई के साथ नहीं बैठेगा, वी जो है वो वाई के साथ नहीं बैठेगा, मतलब कि ना तो वी यहां पे आ सकता और ना ही वी यहां पे आ सकता, क्योंकि वाई के साथ वाली सीट खाली है। तो इसका मतलब वी को हमारे को कहीं कोने में एडजस्ट करना पड़ेगा, लाइक दिस। आप कहोगे कि सर यहाँ W के साथ भी तो लिख सकते हैं V को। अरे बात तो एक ही हो गई। अगर मैं Z के लेफ्ट में यहाँ पे V को लिख रहा हूँ या W के इस साइड V को लिख रहा हूँ, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं। तो जो Z और W के बीच में होगा वो V ही होगा, चाहे आप इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ये समझिए दैट V आ गया इधर, ठीक है। अब हमारे पास बच गया U और X। हमें नहीं पता U और X कहां पे आएगा, तो इसका मतलब हमारे को दो केसेस लेने पड़ेंगे। एक केस में x यहां पे आ रहा है और u यहां पे आ रहा है, और दूसरे केस में u यहां पे आ रहा है और x यहां पे आ रहा है, क्योंकि हमारे को पता नहीं कि u कहां पे आएगा और x कहां पे आएगा, और उससे क्वेश्चन काफी ज्यादा चेंज हो जाएगा, राइट। केस नंबर 1 बनाते हैं, जब x यहां पे है और u यहां पे है, बिठाते हैं। x ये रहा। अगर क्वेश्चन केस 1 में हम x को यहां पे बिठा रहे हैं तो मतलब कि s और y का फेस अंदर की तरफ होगा, s और y का फेस अंदर की तरफ होगा। उसका रीजन ये है कि एस जो है और वाई जो है वो एक्स से चिपक के बैठे हैं, और क्वेश्चन की कंडीशन है कि जो एक्स से चिपक के बैठा है उसका फेस अंदर की तरफ होगा और एक्स का बाहर की तरफ होगा, राइट। तो एस आएगा यहां पे, वाई आएगा यहां पे, दोनों का फेस अंदर की तरफ होगा और एक्स का फेस बाहर की तरफ। अब हमारे को वाई के राइट में, सॉरी वाई के इधर हमारे को यू बैठाना है। यू बैठेगा, यू के साथ डब्ल्यू बैठेगा, डब्ल्यू के बाद वी आ जाएगा, वी के बाद जेड आ जाएगा, जेड के बाद टी आ जाएगा। तो आप देखिए क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी
कि टी जो है वो एस के राइट में होना चाहिए, हमने टी को एस के राइट में बिठा दिया। सिर्फ और सिर्फ एस और वाई का फेस अंदर होगा, बाकी सबका फेस बाहर की तरफ है, जैसा कि मैंने यहां पे बनाया है। तो ये हो गया केस नंबर 1 का डायग्राम, जहां पे एक्स और यू को हमने इस तरीके से अलाइन करा है। हमारे को एक केस और बनाना पड़ेगा, जहां पर एस और वाई के बीच में यू आ रहा है और वाई और डब्ल्यू के बीच में एक्स आ रहा है। ठीक है, अगर यहां पे एक्स लेते हैं अब और यहां पे यू लेते हैं, तो हमें पता है क्या कि एक्स वाई, एक्स के उस तरफ वाई, वाई के बाद यू, यू के बाद एस, और एक्स के दूसरी तरफ डब्ल्यू, वी, जेड और टी। अब यहां पे सेकंड केस में वाई का फेस अंदर की तरफ होगा और डब्ल्यू का फेस अंदर की तरफ होगा, क्योंकि वो एक्स के साथ चिपक के बैठे हैं। बाकी सबका फेस जो है बाहर की तरफ होगा। आप यहां पे एक बात समझिए कि मेरे को पता कैसे चला, मेरे को पता कैसे चला डब्ल्यू का फेस अंदर की तरफ है, मेरे को पता कैसे चला कि मेरे को एक्स के कौन सी साइड, देखिए ऊपर की तरफ, यहां पे हमने अरेंजमेंट लिया एक्स वाई यू डब्ल्यू वी जेड टी एस, एक्स वाई यू एस टी जेड डब्ल्यू वी, इस जेड वी डब्ल्यू। तो मेरे को ये कैसे पता चला कि मेरे को किस तरह बिठाना है? सीधी सी बात है, मेरे को ये अरेंजमेंट देखना है कि पहले वाले केस में क्या था, एस का फेस अंदर की तरफ था। मेरे को अरेंजमेंट ऐसे सेट करना था कि एस के राइट में टी होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन नंबर 4 के हिसाब से क्या दिया हुआ है कि एस के राइट में टी होना चाहिए। दोनों जगह जब मैंने डायग्राम बनाया, मेरे को यह ध्यान रखना था कि एस के राइट में टी आना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। तो सारा का सारा अलाइनमेंट ऐसे ही बनाया गया कि एस के राइट में टी आ जाए। हमारे पास दो डायग्राम आ गए। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये कंडीशंस तो सारी फुलफिल हो रही हैं। अब देखिए, अगर हम देखें कि डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में वाई है, दोनों ही केसेस में डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में वाई है। आप ऊपर देख लीजिए, डब्ल्यू का फेस बाहर की तरफ है, ये उसका राइट हो गया, ये उसका लेफ्ट हो गया, सेकंड लेफ्ट में वाई है। नीचे आप देखिए, डब्ल्यू का फेस अंदर की तरफ है, ये उसका राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो उसके सेकंड लेफ्ट में वाई है। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखते हैं, वाई के सेकंड लेफ्ट में एस चाहिए, एस सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, वाई के सेकंड लेफ्ट में एस चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे वाई जो है उसका फेस अंदर की तरफ है इस केस में, और उसके सेकंड राइट में एस है, कंडीशन वायलेट हो गई। वाई के सेकंड लेफ्ट में एस चाहिए था, ना कि सेकंड राइट में, कंडीशन वायलेट, पहला केस रिजेक्ट हो गया। सेकंड केस हमारा फाइनल हो गया कि उसके सेकंड लेफ्ट में हमारे को एस चाहिए था, वाई अंदर की तरफ फेस, सेकंड लेफ्ट में एस है, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट। आप देख लीजिए, एस और जेड के बीच में एक व्यक्ति होना चाहिए, एस और जेड के बीच में एक व्यक्ति है। ठीक है, एस के राइट में टी होना चाहिए, एस के राइट में टी है क्योंकि एस का फेस बाहर की तरफ है। यहाँ पे टी जो है वाई के साथ नहीं बैठेगा, टी वाई के साथ नहीं बैठ रहा, वी जो है वाई के साथ नहीं बैठेगा, ठीक है, वी वाई के साथ नहीं बैठ रहा, करेक्ट। एक्स के साइड वालों का फेस अंदर की तरफ होना चाहिए, ठीक है, डब्ल्यू और वी वाई का फेस अंदर की तरफ है, एक्स का फेस बाहर की तरफ होगा, एक्स का फेस बाहर की तरफ है। तो सेकंड केस अपना फाइनल हो गया। जब भी आपको ऐसे आएगा, आपको एक केस एलिमिनेट करना होगा बेस्ड अपॉन द कंडीशंस, राइट, जैसे हमने किया। क्वेश्चंस देखते हैं। हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ जेड, जेड के इमीडिएट राइट में कौन है? हमारे को दिख रहा है ये रहा, जेड का फेस बाहर की तरफ है, ये लेफ्ट हो गया उसका और ये राइट हो गया, तो जेड के राइट में वी बैठा है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, वी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग यू एज पर द गिवन सीटिंग अरेंजमेंट, जो यहाँ पे अरेंजमेंट दिया हुआ है उसमें यू के लिए क्या स्टेटमेंट सही है? एक्स सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, एक्स जो है वो यू के सेकंड लेफ्ट में, यू ये रहा, उसका राइट इधर की तरफ है एस की तरफ और लेफ्ट इधर है। फर्स्ट लेफ्ट में वाई है, सेकंड लेफ्ट में एक्स है, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, करेक्ट। पहला स्टेटमेंट ही सही है कि एक्स जो है वो यू के सेकंड लेफ्ट में है, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, करेक्ट, पहले ऑप्शन सही है। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन यू एंड वाई, यू और वाई के बीच में 3 लोग नहीं, एक भी लोग नहीं है, गलत। जेड इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ यू, यू का इमीडिएट नेबर एस है और वाई है, जेड नहीं है। यू फेसेस द सेंटर, गलत, यू का फेस तो बाहर की तरफ है, हमारे को क्लियरली दिख रहा है। एस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, एस जो है वो यू के इमीडिएट राइट में है, ना कि लेफ्ट में, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है।
व्हाट इज टीज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब यहां पे मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं। जब भी इस टाइप का सवाल आता है कि पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी, पोजीशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सबसे पहले हम वर्ड देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू। सबसे पहले हम वर्ड देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू। यहां पे ये जो वर्ड दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू, इसके बाद जो आता है वहां जाके बैठ जाओ। विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो आता है वहां जाके बैठ जाओ, उधर बैठो, और उसके बाद देखो कि पहले वाला जो अल्फाबेट है कहां बैठा है। इस केस में हमारे को दिया हुआ है व्हाट इज टीज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो हमारे को वाई पे जाके बैठना है और देखना टी कहां पे है। वाई पे जाके बैठे और देखना टी कहां पे, वाई का फेस अंदर की तरफ है, तो टी कहां पे है, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट। देखिए ये वाई है, अंदर की तरफ फेस है, तो ये उसका लेफ्ट हो गया, नीचे की तरफ उसका लेफ्ट हो गया, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट। तो टी जो है वो वाई के थर्ड लेफ्ट में है, दैट इज थर्ड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, ई इज द आंसर। तो जब भी आपको दिया होता है विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू के बाद आपको जो अल्फाबेट दिया हुआ है उसकी कुर्सी पे जाके बैठिए और देखिए कि ये वाला व्यक्ति कहाँ बैठा है। तो उसकी कुर्सी पे जाके बैठे और देखा कि टी कहाँ बैठा है, थर्ड लेफ्ट में बैठा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट इमीडिएट नेबर्स ऑफ एक्स। एक्स के इमीडिएट नेबर कौन है डायग्राम के हिसाब से, एक डब्ल्यू है और एक वाई है। डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू वाई पहला। वो कह रहा है ये 5 ऑप्शन दिए हुए हमारे को, इन 5 में से 4 जो है वो एक जैसे हैं और एक 5वां अलग है। कह रहा है कौन सा अलग है वो बता दो। ठीक है, जेड टी वाई वी एक्स, जेड टी वाई वी एक्स। मेरे को दिखता है जेड टी वी और एक्स का फेस बाहर की तरफ है और वाई का अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे वाई जो है वो ऑड वन आउट हो जाएगा, क्योंकि वाई का फेस अंदर की तरफ है, बाकी सबका फेस बाहर की तरफ है, तो ऑड वन आउट यहाँ पे वाई हो गया। वो कह रहा है 5 एक जैसे थे, तो अपना आंसर सी हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था सिटिंग अरेंजमेंट का, थोड़ा सा ट्रिकी था। अगले सवाल पे चलते हैं। ये आपको कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि आज क्वेश्चंस कैसे लगे, अगले सेशन में कौन से चैप्टर के ऊपर क्वेश्चंस लाने चाहिए, और इसका टेबल बनाएंगे। ये जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है पूरा इन्फॉर्मेशन, इसकी कोडिंग करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है 8 एम्प्लॉयज हैं जो 3 डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग, विद नॉट मोर देन 3 ऑफ देम इन एनी डिपार्टमेंट। कह रहा है एक डिपार्टमेंट में 3 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, सबकी अलग अलग चॉइस है स्पोर्ट्स की, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे हमारे को इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हमारे को इस इन्फॉर्मेशन के पहले कोड्स बनाने हैं और फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आंसर करना है। तो सबसे पहले कोडिंग करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे टेक्निक समझेंगे कि मैं किस तरीके से इसे सॉल्व कर रहा हूँ। एग्जाम में आपको भी एग्जैक्टली सेम तरीके से करना है, तो आपको आसान हो जाएगा। 8 लोग दिए हुए, मैंने 8 लोगों को लाइन में लिख लिया। अब जो जो 8 लोगों की इंफॉर्मेशन मुझे दी हुई है वो मैं यहाँ पे लिखता रहूंगा। कैसे? डी वर्क्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, यहीं रुक जाइए। डी जो है वो एडमिन डिपार्टमेंट में काम करता है, एंड डज नॉट लाइक फुटबॉल और क्रिकेट। टेबल तो मैं बना रहा हूं, जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली दी हुई है कि डी एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता है वो मैंने डायरेक्टली लिख दी। जो इन्फॉर्मेशन मेरे को घुमा के दी हुई है उसके लिए मैं यहाँ पे कोडिंग कर लूंगा कि डी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता है, डायरेक्टली दिया हुआ है, मैंने लिख दिया डी एडमिनिस्ट्रेशन में है। इनडायरेक्टली क्या दिया हुआ है कि जो डी है वो ना तो फुटबॉल खेलता ना क्रिकेट खेलता, तो डी विल नॉट प्ले फुटबॉल एंड इट विल नॉट प्ले क्रिकेट, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो मेरे को समझ आ जाएगा कि डी फुटबॉल और क्रिकेट नहीं खेल रहा। ठीक है, एफ वर्क्स इन पर्सनल विद ओनली ए, मतलब कि यहां पे क्या दिया हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ एफ और ए जो हैं वो पर्सनल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, क्योंकि क्या लिखा है यहाँ पे, एफ वर्क्स इन पर्सनल ओनली विद ए, सिर्फ और सिर्फ ए के साथ। तो एफ और ए कौन से डिपार्टमेंट में है, पर्सनल डिपार्टमेंट में है। एंड एफ लाइक्स टेबल टेनिस, क्या लिखा है, एफ हु वर्क्स इन पर्सनल डिपार्टमेंट विद ए ओनली हु लाइक्स टेबल टेनिस, ओके, ए लाइक्स टेबल टेनिस।
क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे। एफ जो है वो पर्सनल में काम करता है ए के साथ, कौन से वाला ए? जिसको टेबल टेनिस पसंद है, टेबल टेनिस। ई एंड एच डू नॉट वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट एज डी। डी का डिपार्टमेंट क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो कह रहा है ई और एच जो है वो डी वाले डिपार्टमेंट में काम नहीं करते, मतलब कि ई और एच एडमिन में काम नहीं करेंगे। इसका मतलब क्लियर है कि ई जो है वो मार्केटिंग में है और एच जो है वो भी मार्केटिंग में है। सर ये तो कहीं लिखा नहीं है, आपको कैसे पता? बेसिकली उसने बोला कि पर्सनल में सिर्फ दो लोग काम करते हैं, ए और एफ। ठीक है, तो मतलब पर्सनल वाले डिपार्टमेंट में तो होंगे नहीं, जो डिपार्टमेंट डी का उसमें भी नहीं है, मतलब एडमिन में भी नहीं है, तो बचा कौन सा? एक ही डिपार्टमेंट, मार्केटिंग। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो ई और एच हमारे को दिया है वो मार्केटिंग में काम करते हैं। सी लाइक्स हॉकी एंड डज नॉट वर्क इन मार्केटिंग। सी को हॉकी पसंद है और सी जो है वो मार्केटिंग में काम नहीं करता। सी लाइक्स हॉकी डज नॉट वर्क इन मार्केटिंग। सी जो है वो पर्सनल में काम कर नहीं सकता, क्योंकि पर्सनल में सिर्फ एफ और ए काम करेंगे और मार्केटिंग में वो काम कर नहीं सकता। तो सी के लिए क्या बचा? सिर्फ एडमिन डिपार्टमेंट, कि वो हॉकी खेलता है और एडमिन डिपार्टमेंट में काम करता है। जी डज नॉट वर्क इन एडमिनिस्ट्रेशन। जी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में काम नहीं करता, तो क्लियरली उसके लिए भी सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट बचता है, मार्केटिंग। क्योंकि पर्सनल में सिर्फ ए और एफ काम कर सकते हैं, तो हमारे पास सिर्फ मार्केटिंग का डिपार्टमेंट बचता है। जी डज नॉट वर्क इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डज नॉट लाइक क्रिकेट और बैडमिंटन। जी जो है ना तो क्रिकेट खेलता और ना ही वो बैडमिंटन खेलता। वन ऑफ दोज हु वर्क इन एडमिनिस्ट्रेशन लाइक्स फुटबॉल। एक व्यक्ति ऐसा है जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता है और फुटबॉल खेलता है। एक व्यक्ति ऐसा है जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता है, फुटबॉल खेलता है। अच्छा, यहां से हमारे को एक चीज और समझ आती है कि जो बी है वो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करेगा। उसका रीजन ये है कि पर्सनल में सिर्फ दो लोग काम कर सकते हैं, ए और एफ। मार्केटिंग वाले तीन जो है वो फाइनल हो गए, एफ, जी और एच। तो हमारे पास सिर्फ बी की एक वैकेंसी बचती है एडमिन में, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक डिपार्टमेंट में 3 से 8 लोग काम नहीं कर सकते, और इसीलिए बी के लिए सिर्फ एक जगह बची थी एडमिन की, हमने उसे वहां पे बिठा दिया। द वन हु लाइक्स वॉलीबॉल वर्क्स इन पर्सनल। पर्सनल में कौन बचा? ए है और एफ है। ए तो ऑलरेडी टीटी खेल रहा है, बचा एफ, तो वो क्या खेलता है? वॉलीबॉल खेलता है। नन ऑफ दोज हु वर्क इन एडमिनिस्ट्रेशन लाइक बैडमिंटन और टेनिस। एडमिन वाला कोई भी बैडमिंटन और टेनिस नहीं खेलेगा। ठीक है। एच डज नॉट लाइक क्रिकेट। एच जो है वो क्रिकेट नहीं खेलता। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे समझ आता है कि हमारे पास स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल। लिख लेते हैं एक बार, यहाँ पे थोड़ा आसान हो जाएगा। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, बास्केटबॉल एंड हॉकी एंड टीटी। टीटी एंड हॉकी, राइट, 8 स्पोर्ट्स हो गए। अब आप ये समझिए कि हमारे को ये निकालना है सबसे पहले कि जी क्या स्पोर्ट खेलता है, वो निकाल लेते हैं, क्योंकि जी की 2 कंडीशन अपने को दी हुई हैं। या डी की भी देख सकते हो कि डी की फुटबॉल और क्रिकेट नहीं खेलेगा। ठीक है, चलो डी की देखते हैं। डी जो है वो फुटबॉल और क्रिकेट नहीं खेलेगा, तो यहां से फुटबॉल गया, क्रिकेट गया। वॉलीबॉल ऑलरेडी एफ खेल रहा है। ठीक है, जो भी एडमिन डिपार्टमेंट में है, जो भी एडमिन डिपार्टमेंट में है वो बैडमिंटन और टेनिस नहीं खेल सकता। यहाँ पे दिया हुआ है कंडीशन नंबर 5, देखिए, वो बैडमिंटन नहीं खेलेगा, वो टेनिस नहीं खेलेगा। टीटी जो है वो ऑलरेडी ए खेल रहा है, हॉकी ऑलरेडी सी खेल रहा है, तो डी के लिए क्या स्पोर्ट बचता है?
सिर्फ और सिर्फ बास्केटबॉल। डी के लिए एंड में स्पोर्ट बचता है बास्केटबॉल, ठीक है। एक कंडीशन पूरी हो गई। अब आते हैं जी पे। जी जो है क्रिकेट नहीं खेलेगा, ठीक है, क्रिकेट हटा दिया। बैडमिंटन नहीं खेलेगा, ठीक है, बैडमिंटन हटा दिया क्योंकि जी की कंडीशन दी हुई है, क्रिकेट और बैडमिंटन नहीं खेलेगा, ठीक है। टीटी गया, टीटी ऑलरेडी ए खेल रहा है। हॉकी गया, हॉकी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। बास्केटबॉल गया, बास्केटबॉल नहीं खेलेगा कोई। वॉलीबॉल गया, वॉलीबॉल नहीं खेल रहा। अब बचा क्या, फुटबॉल और टेनिस। अब एक एडमिन वाला व्यक्ति जो है फुटबॉल खेल रहा है, मतलब कि बी जो है फुटबॉल खेलेगा। सिर्फ बी बचा है एडमिन वाला, बाकी दोनों एडमिन वाला गया, हॉकी और बास्केटबॉल आ गया। तो क्लियरली जी जो है वो यहाँ पे टेनिस खेलेगा। एच जो है क्रिकेट नहीं खेलेगा, तो क्लियरली ई जो है वो क्रिकेट खेल रहा है क्योंकि एक ही वो बचा है। और आखिरी में हमारे पास स्पोर्ट बच गया बैडमिंटन, तो एच जो है वो बैडमिंटन खेलेगा। हमारा टेबल तैयार हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉइज वर्क इन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में कौन काम करता है, बी सी और डी। तो बी सी डी बी सी डी बी सी डी हमारे को दिख रहा है, ये रहा बी सी डी। इन विच डिपार्टमेंट डज ई वर्क, ई कौन से विभाग में, मार्केटिंग में। टेबल बन गया तो एक बार ये क्वेश्चन बहुत आसान है। फिर ई का फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है, क्रिकेट, साफ दिख रहा है टेबल के अंदर ही, कुछ करने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट और स्पोर्ट। ई एडमिनिस्ट्रेशन क्रिकेट, हमारे को पता है ई जो है मार्केटिंग में था, ठीक है। एफ पर्सनल एंड टेनिस, एफ जो है वो वॉलीबॉल खेल रहा था। एच मार्केटिंग टेनिस, एच जो है वो बैडमिंटन खेल रहा था। बी एडमिनिस्ट्रेशन टेबल टेनिस, बी जो है वो अपना फुटबॉल खेल रहा था। ई नन ऑफ द अबव आपका यहाँ पे आंसर होगा कि ये जो है कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे ठीक नहीं दिया हुआ। व्हाट इज जी's फेवरेट स्पोर्ट, क्लियरली अभी हमने देखा कि टेनिस जो है वो जी का फेवरेट स्पोर्ट है, यहाँ पे हमने निकाला हुआ है। तो ये था सिटिंग और कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट आज का। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कंटेंट के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करेंगे।